तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शशि आर्ट एजुकेशन में। मैं हूं आपके साथ शशि मौर्य। तो आज हम लेकर आए हैं पुनर्जागरण कालीन कला से संबंधित कुछ प्रश्न, उस हिसाब से तैयारी करनी है। देखिए, पहले ही है पुनर्जागरण। आपको समझना है पुनर्जागरण मीन्स क्या होता है। पुनर्जागरण मीन्स होता है पुनर्जन्म, मतलब जिस कला की पुनर्जन्म हो जाए या जिस कला का जो है फिर से उत्थान शुरू हो जाए और एक नई कला रहे, उसे ही हम क्या कहेंगे, पुनर्जागरण कालीन कला। तो पुनर्जागरण कालीन कला को पुनरुत्थान कला भी कहते हैं, जिसका समय काल है 1300 से 1350 ईस्वी। आप देखिएगा 1350 से देखिए 1300 से 1520 तक पुनरुत्थान कालीन, ये पूरे कला की बात की जा रही है। जो तीनों कलाएं होती है, जैसे आरंभिक पुनरुत्थान और माध्यमिक जो है और एक उत्तर पुनरुत्थान काल, तो तीनों काल की बात की जा रही है। इसको 1300 से ये 1520 तक, ठीक है, या आप 1350 से 1530 ईस्वी के बीच इसकी कला को मानेंगे, ठीक है। तो रिनेसा काल जो है इसको कहते हैं इंग्लिश में रिनेसा काल। तो पुनरुत्थान को पुनर्जागरण भी कहते हैं, पुनर्जागरण, ठीक है, और इसे रिनेसा भी कहते हैं। तो रिनेसा का मतलब होता है, आप समझिएगा, रिनेसा का मतलब होता है पुनर्जन्म। तो जिसका मतलब ऐसी कला जिसका जन्म एक बार फिर से हो, उसी को हम कहेंगे पुनरुत्थान कालीन कला, ठीक है। तो इसमें एक वसारी नामक जो है कला इतिहासकार जो है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, लाइफ ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स। तो लाइफ ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स मतलब इसमें तीनों, जैसे पेंटर्स मतलब चित्रकारों को, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकारों को, और वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट्स को, इन तीनों को शामिल किया। और उसमें जो है कलाकारी जो है, कितने कला उन्हें चित्र बनाए और कितने कलाकार थे, उन सभी का वर्णन जो है इस पुस्तक में उन्होंने किया। पुनरुत्थान काल के सभी कलाकारों का इसमें वर्णन किया। तो आप लोग ये समझिएगा, देखिए, इस पुनर्जागरण काल की जो है इतिहास जो है यहीं से प्रारंभ होती है, इटली की कला से। इटली की कला से, इटली में वो भी फ्लोरेंस से। तो फ्लोरेंस से इसकी जो है जियोतो की कला से प्रारंभ होता है। तो इस कला का प्रारंभ जो है जियोतो की काल से होता है। आप समझिएगा कि जियोतो जो है इसका गोथिक कला का अंतिम कलाकार और पुनर्जागरण काल का पहला कलाकार था, आप ये समझिएगा, ठीक है। तो जियोतो जो है, जियोतो ये इटली का फ्लोरेंस कलाकाल, मतलब सबसे पहले जो है फ्लोरेंस में ही इसका जन्म होता है, इटली के फ्लोरेंस में, और यहीं से अन्य जगहों पे जाता है, जैसे नीदरलैंड, यूरोप के अन्य देशों में, यूरोप के अन्य देश, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। तो इन चारों जगहों पे, ऐसे जगहों पे यूरोप के अन्य कला क्षेत्रों में ये पुनर्जागरण फैल जाता है धीरे धीरे, इटली के बाद, फ्लोरेंस के बाद से इसमें। और देखिए 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इटली के जो है कला का जन्म होता है, 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य, क्योंकि 1550 ईस्वी में उन्होंने तो पुस्तक लिखी थी वसारी ने जो पुस्तक लिखी, लाइफ ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट, ये पुस्तक जो है तभी लिखा गई क्योंकि 1550 में इन्होंने पुस्तक लिखी और वहीं से इसकी कला की शुरुआत मानी जाती है। वैसे इसकी कला पर जो है 14वीं शताब्दी से ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसको किसी ने जो है जागिर नहीं किया, यानी कि वसारी ने जो है जब पुस्तक लिखी उसके बाद ये चर्चा में आया। अब देखते हैं, देखिए इसमें धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया। धार्मिक विषय का मतलब समझते हैं, इसमें धार्मिक विषय का मतलब ईसाई धर्म से ही संबंधित इसमें चित्रण हुआ है, और ईसाई धर्म में वो भी मानवीय दृष्टि से, यानी कि मनुष्यों को उसमें चित्रित किया गया। मतलब कोई भी फिगर ऐसा नहीं था जिसमें मनुष्यों को नहीं दिखाया गया। तो उनका मूल उद्देश्य यही था कि मानव जो है मानव के रूप में भगवान हो, चाहे भगवान के अनुयायी हो या राजा उसके अनुयायी हो, तो उसी हिसाब से वो मनुष्यों का चित्रण उनमें किया गया। चाहे आप जो है माइकल एंजेलो का ले लीजिए, चाहे लियोनार्डो का ले लीजिए, किसी का भी, किसी ऐसे भी कलाकार का आप ले लीजिए, उन सभी कलाकारों का जो है इन्होंने मानवीय दृष्टि से चित्रण किया। और इसीलिए इसके पुनरुत्थान को मानवता की कुंजी कहा जाता है। तो मानवता की कुंजी किस कला को कहा जाता है? मानवता की कुंजी, इसी पुनरुत्थान काल को मानवता की कुंजी कहा जाता है। तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा। और 15वीं शताब्दी के आरंभ में, 15वीं शताब्दी के आरंभ में जो है यह प्रवृत्ति बहुत बलवती हो गई।
इसका मतलब है कि जैसे जब ना लियोनार्डो का जन्म होता है 1452 ईस्वी में, तो इसके बाद से जो है लियोनार्डो उसमें श्रेष्ठ कलाकार थे, तो इन्हीं के बाद से जो है ये बहुत चरम सीमा पे होती चली गई। और मासच्चियो इसका अगुआ हुआ, मतलब मासच्चियो से इसकी शुरुआत होती है इस कला में 15वीं शताब्दी में। ठीक है, तो क्योंकि 1401 में तो मासच्चियो का जन्म होता है 1401 में, और 1428 तक ये जीवित रहता है। 1401 में इसका जन्म होता है और 1428 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मासाचियो की। तो मासाचियो की जो मृत्यु हो जाती है, ये भी 28 साल के कलाकार में जो है इन्होंने अपना नाम रोशन कर लिया, और जो है इन्हीं की कला से इसकी प्रारंभ होती है। तो देखिएगा, और 14 से 1499 की अवधि के दौरान इटली की सांस्कृतिक एवं कलात्मक घटनाओं को सामूहिक रूप से क्वार्टो सेंट्रो कहा जाता है। तो क्वार्टो सेंट्रो क्या? तो क्वार्टो सेंट्रो जो है, क्वार्टो सेंट्रो तो क्वार्टो सेंट्रो किसको कहा जाता है? तो 1400 से 1499 का जो काल है, इसमें इसकी कला और संस्कृति का जो विकास है, कला एवं संस्कृति का विकास काल जो है, तो कला एवं संस्कृति का जो विकास काल है, उसी काल को जो है क्वांटो सेंट्रो कहा जाता है। किसके और कितने समय के बीच? 1400 से 1499 के बीच जो कलाकृति का निर्माण हुआ, जो संस्कृति थी वहां की, उसी को जो है क्वार्टो सेंट्रो कहा गया। ठीक है, आपको ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, ये कई बार पूछा भी गया है। क्वार्टो सेंट्रो किस समय को काल कहते हैं, या मासच्चियो के काल को आप समझिएगा। देखिए, क्वार्टो सेंट्रो का काल जो है 1499 के काल के उसको कहा जाता है। इसमें जो कला एवं संस्कृति का जो विकास हुआ था, उसी काल को क्वार्टो सेंट्रो कहा जाता है। कभी यह भी आता है कि मासच्चियो के काल को भी क्वार्टो सेंट्रो कहा जाता है। तो क्वार्टो सेंट्रो क्योंकि 1401 में इसका जन्म होता है मासच्चियो का, और वो 1428 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1400 से 1499 के बीच जो मासच्चियो के काल का जो निर्माण होता है, तो उसको भी क्वार्टो सेंट्रो कहा जाता है। तो प्रश्न में ये एक बार प्रश्न आया भी है कि उसमें भी ऑप्शन दिया है कि मासच्चियो के काल को, तो मासच्चियो के काल को उसमें टिक करना। तो जिस हिसाब से आपका प्रश्न पूछे उसी हिसाब से आपको जवाब देना है, ये ध्यान रखना है। देखिए, मासच्चियो के काल अगर दिया है तो मासच्चियो का काल टिक करना है। अगर देखिए कला एवं संस्कृति का विकास काल जो है, क्योंकि कला एवं संस्कृति का विकास काल दिया हुआ है, तो उसी को ये क्वार्टो सेंट्रो कहा जाता है। तो 1400 से 1499 के बीच अगर ये समय काल दिया हो तो भी आप समझ लीजिएगा, और ये मासच्चियो के काल दिया हो तो भी आप समझ लीजिएगा। तो ये 3 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, अगला है देखिएगा, इसी युग में कवि महान दांते जो है इसी युग में हुए थे। तो इसके युग में उनका समय काल है, हम आपको बता दें। देखिए, समय काल इसी युग में महान कवि दांते जो है, जिनका जन्म 1260 ईस्वी में होता है। आप देखिएगा, देखिए दांते का, महाकवि दांते एक कवि थे। कवि दांते का काल जो है 1260 में इनका जन्म होता है, और ये इनका काल जो है 1321 में 21 तक ये रहते हैं। तो 1260 में आपको ध्यान देना है कि महाकवि दांते का जन्म होता है, और ये टस्कन भाषा में जो है अपनी कविताएं लिखते थे। टस्कन भाषा, किस भाषा में लिखते थे? टस्कन भाषा में। इनकी जो भाषा शैली थी वो टस्कन भाषा थी। इसकी दांते की टस्कन भाषा में इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? डिवाइन कॉमेडी। देखिए, इनका एक पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी और आन मोनार्की। तो आन मोनार्की, देखिए डिवाइन कॉमेडी, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? ये देखिए, आन मोनार्की और एंड डिवाइन कॉमेडी। किस भाषा में लिखी? तो दांते ने किस भाषा में लिखी? तो टस्कन भाषा में। किस भाषा में? टस्कन भाषा में। और कौन कौन सी पुस्तक लिखी? डिवाइन कॉमेडी और आन मोनार्की। जैसा कि ये व्हाइट बोर्ड लिखे, ये लिखा हुआ है आन मोनार्की और डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा। और इनका समय काल जो होता है 1260 ईस्वी में इनका जन्म होता है कवि दांते का, और इनका समय काल का लास्ट होता है 1321 ईस्वी में। ठीक है, 1321 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका समय काल आप याद रखिएगा।
प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हो सकता है, कब हुआ था, या 1260 आपको लिखना है। और इनकी पुस्तकों के बारे में पुस्तक तो कई बार पूछा भी गया है। डिवाइन कॉमेडी कई बार पूछा गया है, तो किसकी कृति है या किसकी पुस्तक है, तो ये डिवाइन कॉमेडी और आन मोनार्की ये दो पुस्तक जो है ये दांते की है। ठीक है, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, आप आराम से पढ़ते रेगुलर चले जाइए, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, इटली के निवासी पेट्रार्क को पुनर्जागरण काल में मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो पेट्रार्क जो है वहां के एक निवासी कलाकार थे। देखिए पेट्रार्क को क्या कहा जाता है? पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनको मानववाद का संस्थापक। तो मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पेट्रार्क इनका नाम है, आप समझ लीजिएगा। पेट्रार्क को मानवतावाद की जो है संस्थापक या मानववाद का संस्थापक कहा जाता है, या मानवतावाद का संस्थापक कहा जाता है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको धीरे धीरे आपको पढ़ना जाना है। तो पेट्रार्क को क्या कहा जाता है? मानववाद का संस्थापक। और ये कहाँ के थे पेट्रार्क कहाँ के थे? तो पेट्रार्क थे इटली के। कहाँ के थे ये? इटली के। तो पेट्रार्क को पूछा जाए पेट्रार्क कहाँ के थे? पेट्रार्क थे इटली के थे। इनको क्या कहा जाता है? मानवतावाद का संस्थापक या मानवतावाद का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है मानव से संबंधित जो चित्र बनाए गए और इन्हीं पर आधारित जो है इसे और पुनरुत्थान काल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मानवतावाद की कुंजी या मानवता की कुंजी। तो पुनरुत्थान काल ही पूरा जो है मानवतावाद से संबंधित है, इसलिए मानवतावाद की कुंजी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत जो है इटली में किसने शुरुआत की थी? पेट्रार्क ने। पेट्रार्क को इसका संस्थापक कहा जाता है, यानी कि मानवतावाद का संस्थापक कहा जाता है, यानी मानववाद जो है इन्होंने ही शुरू करी थी। ठीक है, समझ में आई? चलिए, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है वो कौन था? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकावेली थे। ठीक है, तो मैकावेली देखिए क्या है, देखिए आधुनिक विश्व का आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक कौन था? यह प्रश्न है। तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक कौन था? मैकियावेली। ठीक है, तो प्रथम राजनीतिक कौन था? आधुनिक विश्व का जो है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक जो था मैकियावेली था। कौन था? मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। तो मैकियावेली ने क्या लिखा है? द प्रिंस नामक एक पुस्तक लिखी है मैकियावेली ने। देखिए मैकियावेली ने द प्रिंस, मतलब मैकियावेली ने किसने कौन सी पुस्तक लिखी? ये पुस्तक लिखी द प्रिंस। मैकियावेली ने एक द प्रिंस लिखी है। द प्रिंस किससे संबंधित है? ये राजनीतिक पुस्तक है, क्योंकि ये राजनीतिक था ही। मैकियावेली जो है एक राजनीतिक था। कहाँ का? आधुनिक विश्व का, क्योंकि जो प्रथम राजनीतिक यही था। और इसने नहीं कूटनीति की जो लगाई थी। ठीक है, कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक कौन था? तो मैकियावेली था। मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी द प्रिंस नामक पुस्तक, जो है बहुत फेमस हुई। और जो है इसने राजनीति को संबंधित किया है और उसी के बारे में बताया है। और इसी समय इंग्लैंड के शेक्सपियर भी जो है अपनी अमरकृत जो रोमियो एंड जूलियट लिखी। क्योंकि देखिए अब आपको समझना यह है कि शेक्सपियर भी इसी काल में हुआ था। ठीक है, तो इसी काल में इंग्लैंड के शेक्सपियर जो है इंग्लैंड का जो शेक्सपियर था, तो इसी समय जो है ये इसी काल में हुआ था। और अपनी अमृतकृत जो लिखी है, देखिए शेक्सपियर की बहुत भी कई पुस्तकें के बारे में पूछा गया है। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा? देखिएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस।
द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये पुस्तक इन्होंने लिखा था। और रोमियो एंड जूलियट, देखिए दूसरा रोमांटिक मूवी है रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड रोमियो एंड जूलियट, दो पुस्तकें इन्होंने जो लिखा था शेक्सपियर। और शेक्सपियर कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। आपको ध्यान रखना होगा कि ये इंग्लैंड के थे और इसी काल में थे, ठीक है। और इनका जो है अमर कृति रोमियो एंड जूलियट जो है ये एक रोमांटिक मूवी है, यानी कि प्रेम कथा है, जो कि बहुत फेमस हुई थी, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये एक नाटक भी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, जो इंग्लिश पढ़ा होगा बैचलर में उसे पता होगा। तो इंग्लिश वाले, क्योंकि द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की बहुत ही ये भी एक रोमांटिक और युद्ध से संबंधित जो है एक नाटक रही है। तो ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इसकी भी बहुत ही अच्छी जो है वो कलाकृति इसमें वर्णन किया गया है। तो बहुत ही अच्छी इसमें मूवी भी बनी है, ठीक है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही फेमस है ये भी। और ये दोनों रोमियो एंड जूलियट, ध्यान दीजिएगा, रोमियो एंड जूलियट ये भी और द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये दोनों ही रोमांटिक हैं, समझ रहे हैं। तो रोमांटिक कृति पर ये का जो है आधारित है, यानी कि जो एक्टर है इसमें रोमांस हुआ है। तो रोमांटिक मूवियाँ उस हिसाब से, जैसे मूवी इस पे बन चुकी है इन दोनों पे। तो इन सब ध्यान रखिएगा कि दोनों बहुत ही रोमांटिक वो है, पटकथा है इनकी, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं इटली की। इटली में फ्लोरेंस आता है। देखिए इटली में दो जगह हुआ था, फ्लोरेंस और वेनिस। दो जगह ऐसे थे जो कि यहाँ का पुनरुत्थान काल का जो है कला केंद्र थे, बहुत ही अच्छे कला केंद्र थे। और उसके बाद यहीं से सब हर जगह धीरे धीरे जो है पढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये समझिएगा कि पहला फ्लोरेंस था, दूसरा वेनिस था। तो दोनों में बहुत ही आसान धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। तो देखिएगा इटली के, मैंने पहले ही बता दिया कि गोथिक कला का अंतिम कलाकार और पुनरुत्थान काल का प्रथम कलाकार जो होता है वो जियोतो था। और मासाचुसेट्स की कला की शुरुआत जो है मानी जाती है। तो ज्योतियों ने इसका जो है आरंभ किया था, उसी की प्रेरणा लेते हुए मासाचुसेट्स ने जो है इसका आरंभ काल माना जाता है, जिसे क्वाट्रोसेंटो कहा जाता है, हमने पहले बता दिया हूं, ठीक है। इटली के फ्लोरेंस में अनेक कलाकार अंतिम गोथिक शैली में संतुष्ट नहीं थे। देखिए इटली के फ्लोरेंस में जो है, फ्लोरेंस में कुछ कलाकार थे, अनेक कलाकार अंतिम गोथिक शैली से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि बार बार वही आकृतियां बन रही थी। तो उन्होंने परिवर्तन करना चाहा। तो परिवर्तन में बनावटी संयम और सुरुचि के आधार पर भावाभिव्यक्ति अधिक महत्व देने लगे। तो वहाँ की जो है, जैसे क्योंकि वो बनावट दूसरे हिसाब की होती थी, और उसके अनुसार पे इन्होंने भाव अभिव्यक्ति जो है के आधार पर अपने परिवर्तन करना शुरू किया। और जो है कलाकारों ने प्राचीन कला के बाद अपने पूर्ववर्ती टस्कन मूर्तिकार जियोवान्नो पिसानो से प्रेरणा ली। तो जियोवान्नो पिसानो जो है ये एक टस्कन कलाकार था, टस्कन कलाकार, टस्कन मूर्तिकार था, जियोवान्नो पिसानो, ठीक है। तो जियोवान्नो पिसानो जो है एक ऐसा कलाकार था जिससे इन्होंने प्रेरणा ली। किसने? जो है यहाँ के जो फ्लोरेंस के कलाकार थे, इन्हीं से प्रेरणा लेकर वो अपने कला को आरंभ करते हैं, यानी कि पुनरुत्थान काल का जो कला है उसमें अपना जो है उसका आरंभ करते हैं। किससे आरंभ करते हैं? जियोवान्नो पिसानो से, उनकी कला की, क्योंकि एक मूर्तिकार थे, जियोवान्नो पिसानो एक मूर्तिकार थे जो कि टस्कन मूर्तिकार थे। इन्हीं की कला को लेकर जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और फ्लोरेंटाइन कला में जब मासाचुसेट्स ने अपनी शैली के निर्माण में जियोतो से प्रेरणा ली, क्योंकि हमने बताया पहले ही कि जियोतो से प्रेरणा लेकर जो है मासाचुसेट्स ने अपना चित्रांकन आरंभ करते हैं, जिसे क्वाट्रोसेंटो कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लोरेंस के चित्रकार रंगों की अपेक्षा रेखांकन में अधिक कुशल थे। फ्लोरेंस के जो चित्रकार थे रंगों की अपेक्षा रेखांकन में बहुत ही कुशल थे। और रेखांकन के आधार पर, जैसे उस समय उन्होंने भित्ति चित्रण पर बहुत कार्य किया था। उन्होंने फ्रेस्को पद्धति से भित्तियों पर चित्रण किया। तो रेखांकन ही बहुत उत्कृष्ट थी इस पुनरुत्थान काल की। आप समझिएगा, इस पुनरुत्थान काल की बहुत ही उत्कृष्ट थी। क्या थी? इनकी जो है रेखांकन बहुत ही उत्कृष्ट था। और किस पद्धति में काम करते थे? तो फ्रेस्को सेक्को पद्धति में ये काम करते थे। और किस पे करते थे? दीवार पे करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पुनरुत्थान कला को दो भागों में बांटा गया। दो भाग में बांट लीजिए, चाहे तीन भाग में बांट लीजिए। देखिए, आरंभिक पहला काल हो आरंभिक पुनरुत्थान काल, दूसरा है उच्च या चरम पुनरुत्थान काल, और तीसरा है उत्तर पुनरुत्थान काल। अगर इसको तीन भाग में बांटते हैं तो उत्तर पुनरुत्थान काल को लास्ट कर दीजिए। अगर दो भाग में बांटते हैं तो आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला या फिर उच्च या चरम पुनरुत्थान कालीन, ठीक है। तो दोनों कलाएं ये
हैं। आपको इसी को पढ़ना है, आरंभिक पुनरुत्थान काल को। अब देख लीजिए, थोड़ा सा समय काल इसका देख लेते हैं। तो आरंभिक पुनरुत्थान काल के समय जो है, अब देखिएगा आरंभिक पुनरुत्थान काल का समय जो है पुनरुत्थान काल की कला उच्च या चरम पुनरुत्थान काल। दूसरा है उच्च या चरम पुनरुत्थान काल। तो इसका काल देखिएगा, इसका काल है 1320 से 1500 ईस्वी तक, और इसका काल है 1500 से 1527 या 30, ठीक है, और यहाँ 20 या 30। तो आरंभिक पुनरुत्थान काल जो है, तो आरंभिक जो पुनरुत्थान काल होता है वो 1320 से स्टार्ट होता है और 1500 ईस्वी तक जो है रहता है। तो इसमें लियोनार्डो विंसी और माइकल एंजेलो वगैरह सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और आरंभिक पुनरुत्थान काल का कला में जो है 1320 से 1500 ईस्वी तक की जो कला है उसे हम क्या कहते हैं, आरंभिक पुनरुत्थान काल की श्रेणी में रखते हैं। और यही उच्च या चरम पुनरुत्थान काल का समय है 1500 से 1527 ईस्वी या 1500 ईस्वी। तो 1500 से 1527 ईस्वी के बीच, क्योंकि राफेल की जो मृत्यु होती है वो 1527 ईस्वी में हो जाती है। राफेल की जो मृत्यु होती है, देखिएगा, राफेल की जो मृत्यु होती है वो 1527 के बीच हो जाती है। इसी वजह से जो है ये यहीं तक समाप्त हो जाता है। अब देखिएगा अगला उत्तर पुनरुत्थान काल को अब ये 1530 के बाद की जो कला है उसे 1530 के बाद की जो कला है 1600 ईस्वी तक, तो इसको जो है क्या कहते हैं, उत्तर पुनरुत्थान काल में। इसमें जो है मैनरिज्म यानी कि रीतिवाद भी आता है। इसमें मैनरिज्म जो कि रीतिवाद कह दिए थे, मैनरिज्म को रीतिवाद कला कहते हैं। तो राफेल के समय में ही तो ये दो कलाओं में बढ़ जाता है। मैनरिज्म एक कलावाद आता है और एक अभिव्यंजनावाद की कलाकृति जो आती है। अभी ये देखिए उत्तर पुनरुत्थान कला, इसमें मैनरिज्म कलावाद भी आ जाता है। तो यहाँ तक अभी हम इसको बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आरंभिक पुनरुत्थान काल को और ये उच्च या चरम पुनरुत्थान काल से। तो चरम पुनरुत्थान काल से प्रश्न आते ही है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एमबीएस केबीएस कोई सा भी हो एग्जाम, उसमें से प्रश्न पूछ ही लेता है कोई ना कोई। तो एक दो प्रश्न जरूर ही पूछता है, कई बार तो कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको उच्च या चरम पुनरुत्थान काल आपको पढ़ना है। ये 1500 से 1527 के बीच। आरंभिक पुनरुत्थान काल जो है 1300 से या 1500 के बीच, या 1320 से 1500 के बीच, जो भी आपको यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। ये 1300 से भी हो सकता है, 1300 से 1330 से भी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 1300 से 1500 का जो काल है वो आरंभिक है और 1500 से 1530 के बीच जो है वो क्या है, उच्च या चरम पुनरुत्थान काल, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं पहले काल में, आरंभिक काल में। देखिए आरंभिक काल में हम बात करते हैं, देखिएगा आरंभिक काल का जो है 1320 से, आरंभिक पुनरुत्थान काल का समय जो है 1320 से 1330 के बीच की और 1500 ईस्वी तक, ठीक है, या 1300 से 1500 ईस्वी के बीच। आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा। 1300 से 1500 के बीच का जो काल है वो आरंभिक पुनरुत्थान काल का समय है। और इसी 14वीं, देखिए 13वीं से, देखिए आप कभी भी समझिएगा जैसे 14वीं या 15वीं कर रहा है, जैसे 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी, तो इस तरह की कोई बात करता है तो इसका मतलब होता है शताब्दी। देखिए अगर 14वीं शताब्दी बात करता है या कोई भी काल इसी तरह, जैसे ऐसे बोलता है 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी, तो इसका ये मतलब होता है कि इसके जैसे 14वीं शताब्दी है तो इसका मतलब है कि 1300 से 1399 तक, ठीक है। ये काल जो है आपको ये ध्यान रखना है कि 14वीं शताब्दी कहेगा तो एक कम, ठीक है, 14वीं शताब्दी कहेगा तो एक कम, यानी कि 1300 से 1399, मतलब जितना जो 100 साल का काल होता है, जो 100 साल का काल होता है वो मतलब
100 साल का जो काल होता है उसे एक शताब्दी कहा जाता है। तो शताब्दी में 14वीं शताब्दी जो होता है या 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी, कोई भी शताब्दी हो उससे एक पहले, तो एक पहले का मतलब एक छोड़ दीजिए और उसका जो काल है वही उसके काल का 100 काल जो है उसी को उस शताब्दी कही जाती है। ठीक है, जैसे 15वीं शताब्दी है, 15वीं शताब्दी कब से लेकर 15 में एक कम का मतलब 1400, 1400 से 1499 समय का जो काल है उसे हम 15वीं शताब्दी। ऐसे 16वीं शताब्दी की, ठीक है, 16वीं की क्या होगा तो 1500 से 1599। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन मैं बता इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ कुछ लोगों को बहुत ही दिक्कत ज्यादा हो जाती है इस चीज से। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखिए इस समय के फ्लोरेंस कलाकार में देखिए 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य फ्लोरेंस आरंभिक काल था। तो 14वीं से जो 15वीं शताब्दी है, क्योंकि 14वीं से ये 1300 से है, अब यहाँ से देखिएगा अब ये 1300 से काल है, तो 1300 से 1399 तक 14वीं शताब्दी हुई, 14वीं शताब्दी। और 1400 से, क्योंकि 1500 तक है, तो 1400 से 1499 तक ये 15वीं शताब्दी नहीं हुई, 15वीं शताब्दी हो गई। तो दोनों काल 14वीं और 15वीं शताब्दी यहीं से देख लीजिए, 13वीं से मतलब 13 से 1500 का बीच गया है, तो 1300 से 1399 14वीं शताब्दी, 1400 1499 15वीं शताब्दी। इन्हीं दो काल में जो है फ्लोरेंस में, इटली में फ्लोरेंस में ही कला का आरंभ होता है। ठीक है, तो आरंभिक काल जो है यही का है, इतना ही समय जो है इसका आरंभिक काल है। ठीक है, तो इस समय फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकारों में जो था तो मार्सचियो था, लोरेंजो घिबर्ती था, डोनाटेल्लो, फ्रांजेलिको। देखिए हम कुछ कलाकारों के नाम आपको बता ही देते हैं, आपको एक बार ध्यान देना है। देखिए मार्सचियो का जो समय काल होता है, मार्सचियो का समय काल 1400 में जन्म होता है, 1401 में जन्म होता है। और लोरेंजो घिबर्ती का 1378 में इसका जन्म होता है। आप ध्यान दीजिएगा 1378 में इसका जन्म होता है। और इसी के एक साल पहले, इसी के एक साल पहले ब्रूनो लेसी का जन्म होता है 1377 ईस्वी में। आप ध्यान रखिएगा ब्रूनो लेसी जो होता है, ब्रूनो लेसी जो है 1377 में इसका जन्म होता है। मार्सचियो का 1401 में और लोरेंजो घिबर्ती का 1378 में। और एक साल इसके पहले ब्रूनो लेसी, ठीक है, ब्रूनो लेसी का जन्म होता है। ठीक है, तो ब्रूनो लेसी जो है एक मूर्तिकार था, तो ब्रूनो लेसी का इसके पहले एक साल पहले इसका जन्म होता है। और डोनाटेल्लो का 1386 में, देखिएगा 1386 में डोनाटेल्लो का जन्म होता है 1386 में। आप ये ध्यान रखिएगा, डोनाटेल्लो का जन्म जो है 1386 में होता है। और फ्रा एंजेलिको का जन्म जो होता है 1395 ईस्वी में। कब? फ्रा एंजेलिको एक कलाकार था, वो भी उसका जन्म होता है 1395 ईस्वी। और उसी के 2 साल बाद 1397 में पाओलो उच्चेलो या पाओलो उक्केलो, ठीक है, दोनों शब्द आता है, पाओलो उक्केलो या पाओलो उच्चेलो। थोड़ा सा नाम कठिन है आपको थोड़ा सा, लेकिन एक बार ध्यान देना होगा, तो विशेष कोई बात विशेष नहीं है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको 1-2 बार देखना है तो याद हो जाएगा। फ्रा एंजेलिको का जन्म 1397 ईस्वी में और पाओलो उच्चेलो का जन्म 1397 ईस्वी में। ठीक है, और सांद्रो बोत्तिचेल्ली का जन्म जो होता है 1445 ईस्वी में। ठीक है, और उसी के 10 साल पहले 1435 ईस्वी में किसका जन्म होता है? वेरेसियो का। और वेरेसियो जो है उनका लियोनार्डो दा विंची का गुरु था। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची का गुरु जो है वो वेरेसियो था। और वेरेसियो का जन्म होता है 1435 ईस्वी में। और इसी के 10 साल बाद सांद्रो बोत्तिचेल्ली का जन्म होता है, जिसका 1445 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 1401 में मार्सचियो का, लोरेंजो घिबर्ती का 1378 ईस्वी में। और एक साल पहले ब्रूनो लेसी का जन्म होता है 1377 में। और डोनाटेल्लो का 1386 ईस्वी में। ठीक है, 1386 ईस्वी में डोनाटेल्लो का। और फ्रा एंजेलिको जो है 1395 ईस्वी में। ठीक है, 1395 में फ्रा एंजेलिको का जन्म हुआ था। और पाओलो उच्चेलो का जन्म 1397 ईस्वी में। ठीक है, 1397 में। और 1445 ईस्वी में सांद्रो बोत्तिचेल्ली का। और वेरेसियो का जन्म 1435 ईस्वी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो से देखने के लिए लगातार हमारे विषय पे बने रहिए। मैं लगातार क्लास कराऊंगा। हो सकता है कभी कभी दिक्कतें आती हैं कि कुछ समस्या होने की वजह से
एक आध दिन लेट हो जाता है तो इसमें आप निश्चिंत रहे, लेकिन मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि क्लास कराने की मैं रेगुलर क्लास कराऊंगा किसी न किसी रूप में। चाहे आपको टेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो टेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको करना ही है, वो करते रहिएगा। आप पढ़ाई भी करते रहिए, लगातार आपकी पढ़ाई अगर अवेलेबल है सही से तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन, आप ये मानिए कि जितना भी क्वेश्चन, जैसे 20 प्रश्न का हम टेस्ट बनाते हैं तो 20 प्रश्न में भी अगर 15 क्वेश्चन आपके हैं तो इसका मतलब आप 75% क्लियर हैं। तो जनरली 75 पे तो इससे प्लस ही आपको जाना होगा, लेकिन 75 अगर आप क्लियर करते हैं तो कुछ प्रश्न जो है आपकी यहीं से क्लियर होते हैं। तो जो 25% जो होते हैं तो वो नए कलाकारों से पूछे जाते हैं या नए अपडेट्स होता है जो करंट के न्यूज होते हैं उससे संबंधित होते हैं। तो उसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि जब तक एग्जाम नहीं रहेगा, एग्जाम के 1 महीने पहले या 20 दिन पहले मैं उसको पढ़ाऊंगा और उसको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसको पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा तो उसको लिए टेंशन नहीं, लेकिन जो सब्जेक्ट का जो है वो कम से कम अभी के लिए 75% तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रश्न हो आपको इतना ध्यान रहे कि दिमाग में सेट रहे। किसी भी तरीके से आप लगातार 1 घंटे पढ़ते रहिए और बाकी वीडियो देखते रहिए। ओके, आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार ऐसे बने रहिए हमारे चैनल पे, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद।